हेलो स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आप लोग का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 2 को जान रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा पॉइंट के बारे में जानते हैं, अपवर्तन के बारे में जानते हैं, माध्यम के बारे में जानते हैं कि विरल माध्यम होता है क्या, सघन माध्यम क्या होता है। ठीक पीछे वाले वीडियो को जो पहला नंबर पार्ट है इस चैप्टर का, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, तो आज की क्लास आप लोग को समझने में बहुत अच्छे से आएगा। और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो पहला चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो इसका नाम है प्रकाश के परावर्तन को। अगर प्रकाश का परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा, देखे होंगे वीडियो, तो समझ में आएगा, 100% गारंटी देता हूँ। तो क्या करते हैं कि आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में हम लोग पीछे वाले वीडियो में, विरल माध्यम में क्या था, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या था, अधिक था। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक था और इसमें प्रकाश की चाल क्या था, कम था। तो उसे हम सघन माध्यम कहते थे, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक था विरल माध्यम कहते थे। बहुत बारे में हम लोग जानते थे कि जल की अपेक्षा हमारा कांच कौन सा माध्यम है। इस सब हम आप लोग को एकदम पूरा डिटेल में बताएं कैसे क्या होता है, कौन सा विरल कौन सा सघन, ये पहचानने का तरीका भी हम आपको बता दिए, राइट। तो आज हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, उसके साथ होता क्या है, समझिएगा। जैसे ये मान लेते हैं, इधर ऊपर क्या है मेरा, विरल माध्यम, ऊपर क्या है, विरल माध्यम। विरल में क्या लेते हैं, विरल में हम लोग क्या ले रहे हैं, ऊपर जल ले लिए, नीचे क्या लेते हैं, कांच। तो इन दोनों में ये मेरा सघन हो जाएगा, कांच। सघन क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ये जल हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। कैसे विरल होगा, कैसे ये सघन होगा, आप लोगों को पूरा अच्छे से हम बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। विरल और सघन, देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, जिस बिंदु पर आती है, जो प्रकाश की किरण आती है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब खींच देंगे, समझिएगा, अभिलंब खींच दिए तो कैसे टकरा कर आती थी। अब देखिए विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से कैसी आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहाँ की ओर, अभिलंब की ओर आएगी, न कि अभिलंब की दूर जाएगी, अभिलंब की ओर आ जाएगी। तो क्या पॉइंट यहाँ पर हमारा बनता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर ये झुक गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ये इस वाले पॉइंट को आप लोग अभी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्या कीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, क्या देखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से होती है, क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, राइट। तो ये था हम लोग का पॉइंट कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब देखिए दूसरा का बिंदु, विरल से सघन में जा रही थी, अब ठीक इसके उल्टा होगा, सघन से विरल में जाएगी। तो अब देखिएगा ये इस तरह हो गया, ऊपर हमारा क्या है, सघन है, आप लोग को दिख रहा है, ये बताइए, हाँ चलिए दिख रहा है, ये मेरा क्या है, सघन है। सघन में कांच को ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, विरल है। विरल में किसको ले लेते हैं, जल को। अब प्रकाश की जो किरण आएगी सघन से विरल में आएगी। आने वाली किरण आपतित किरण होती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर हमें अभिलंब चाहिए होता है। इस तरह लंबा हम जो खड़ा खींच देते हैं वो मेरा अभिलंब कहलाता है, राइट। जब सघन से विरल में आएगी, जब सघन से विरल में आएगी, समझिएगा,
जब सघन से विरल में आएगी तो क्या होती है कि अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट गई। कहाँ हट गई? अविलंब से दूर, इस तरह अविलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो क्या हो जाएगा? अविलंब से दूर हट जाएगा, दूर हट जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती। देख रहे हैं, अविलंब से दूर हट गई। तो क्या था पॉइंट? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो वह अविलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इन दोनों पॉइंटों को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। इसका याद करने का आप हमको ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, समझिएगा। विरल और सघन, हम विरल का मतलब आप लोग को बताए थे कमजोर होता है, और सघन का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। विरल का मतलब ये होता है कमजोर, और सघन मतलब मजबूत होता है। अब बताइए, ये विरल मतलब हम क्या बताए थे? कमजोर, कमजोर। इसका क्या मतलब? सघन मतलब मजबूत बता रहे थे, राइट। अब बताइए, कमजोर आदमी जब मजबूत आदमी के घर में जाएगा, जब कमजोर आदमी मजबूत आदमी के घर में जाता है तो वह मजबूत आदमी के द्वारा पीटा जाता है। पिटाएगा कि नहीं? मजबूत आदमी नहीं इसको पीटेगा। मान लेते हैं कोई कमजोर आदमी चोरी करने चल गया मजबूत आदमी के घर में, मतलब पूरा पैसे वाले आदमी के घर में, तो पैसे वाले आदमी के द्वारा वो कमजोर आदमी पिटाएगा। मतलब ये कमजोर आदमी मजबूत आदमी के ओर आकर पिटा रहा है, कमजोर आदमी मजबूत आदमी के ओर मतलब आकर पिटा जा रहा है। तो मजबूत आदमी कहने का मतलब ये जो विरल से सघन में आ रही है किरण, वह सघन की मतलब अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जा रही है, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब अविलंब से ये पिटा जाएगी किरण, राइट। तो इस तरह हम लोग का याद है, तरीका का याद करने का। आप लोग जैसे मनो वैसे याद कर सकते हैं, ठीक इसके उल्टा कर देंगे तो दूर हट जाएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट को जानते हैं। तो इस वाले पॉइंट को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वाले पॉइंट को हम लोग जानते हैं। अब आगे वाले पॉइंट को जानते हैं। आगे वाला पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट नोट कीजिए कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। याद रखिएगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कैसे होती है? आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न माध्यम कहने का मतलब अलग अलग कोई माध्यम हम ले लेते हैं, एक निर्वात ले लेते हैं, एक मान लेते हैं जल लेते हैं, राइट। ये दोनों हमारा क्या है? माध्यम है। ये निर्वात है, जल है। कर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब ये बताइए, दोनों में प्रकाश की चाल एक समान होगा कि भिन्न भिन्न होगा? हम लोग जानते हैं अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि निर्वात में होता है हमारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसमें जो होता है 2,25,000 ही किलोमीटर होता है प्रति सेकेंड। मतलब इसमें प्रकाश की चाल अलग है, इसमें प्रकाश की चाल अलग है। तो क्या देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या आ रहा है? भिन्न भिन्न आ रहा है। और जल और कांच को भी लेंगे तो अलग अलग आएगा, क्योंकि जल में 2,25,000 और उसमें क्या होता है? 2 लाख होता है। तो देख रहे हैं भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो रही है। इस तरह हम लोग यहाँ से ये पूरे कैलकुलेशन को ये निकाला गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से माइंड में ठोक लीजिए। ये पूछा हुआ हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग चलते हैं। अब हाँ, एक पॉइंट को और हम आप लोग को बताते हैं, क्या समझिएगा। अगला पॉइंट है का, देखिए हम 2 माध्यम लेते हैं। जैसे एक में क्या लेते हैं? हम जल लेते हैं, और दूसरे में क्या लेते हैं? यहाँ पर
कांच ले लेते हैं। ये मेरा इसमें जल भरा हुआ है, ये कांच है। इन दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, अलग कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है। इन दोनों माध्यमों को ये कोई वस्तु अलग कर रहा है, सटने नहीं दे रहा है, एक दूसरे से दूर हटा रहा है, मतलब अलग कर रहा है इन दोनों माध्यमों को ये वस्तु। तो अब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए ये वस्तु जो क्या कर रही है, ये वस्तु जब इसको अलग कर रही है दो माध्यमों को, ये वस्तु जब दो माध्यमों को अलग कर रही है और जब इस वस्तु पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगा, लंबवत इस तरह एकदम लंबवत पड़ेगा, जो वस्तु अलग कर रही है अगर उस वस्तु पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तो वह किसी भी बिना मुड़े हुए क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। कैसे हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अगर ऊपर से एकदम इस तरह सीधी आई है तो सीधे ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली वस्तु पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। राइट, तो ये था हम लोग का पॉइंट। तो यहाँ पर लिखाएगा क्या समझिएगा, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने अलग करने वाली ये मेरा कोई वस्तु है, मतलब सतह है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह सीधी निकल जाती है, तो ये मेरा ये पॉइंट था कि जब दो माध्यमों को कोई सतह अलग करेगा अगर वह सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तो बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। राइट, तो हम लोग चलते हैं अगले वाले पॉइंट को। अगला वाला पॉइंट हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम को जानेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सब पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा, एकदम पूरा डिटेल में हम लिखवाए हैं। राइट, चलिए देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ये VVI पॉइंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम का बात करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम कितना होता है, 2 होता है। कितना, 2। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ से ये लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। कौन कौन से नियम है, प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम था, अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। इस सबसे पहले पहला नियम को जानते हैं, फिर दूसरे वाले नियम को, और फिर हम लोग जानेंगे कैसे क्या होता है। समझिए दूसरा नियम, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा कहता है कि दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं 2 माध्यमों एवं किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ये था मेरा दूसरा नियम
कि किन्हीं दो माध्यमों एवं किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। मतलब यहाँ से जब हम निकालें इसका एक लाइन में आंसर, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, ज्या मतलब साइन होता है। आपतन कोण की ज्या एवं आपतन कोण की ज्या, देखिएगा आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। ज्या मतलब साइन होता है और आपतन कोण मतलब आई, मतलब साइन हो गया, साइन आई हो गया। अपवर्तन कोण की ज्या हम साइन को बोलते हैं, अपवर्तन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आर के द्वारा, हम आपको बताएं इसके द्वारा। तो जब एक लाइन में इसका हम आंसर निकालें तो बोल रहा है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसका, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक बराबर क्या होता है, एक नियतांक। तो ये मेरा था दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों एवं किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और एक बात याद क्या रखना है, समझिएगा कि यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, यहीं पर दूसरे नियम को, जो प्रकाश के अपवर्तन का ये जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम कहने का मतलब अपवर्तन का दूसरा नियम लिखना है। कौन सा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, क्योंकि अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो इसे क्या कह देंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम अगर पूछ दिया तो इसको दूसरा नियम को लिख देना है और ये इसको लिख देना है, तो मेरा स्नेल का नियम हो जाएगा, राइट। तो स्नेल का नियम हमारा क्या कहता है, किन्हीं दो माध्यमों एवं किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो हम बताए हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। समझिएगा इसको डायग्राम से, जैसे परावर्तन में हम डायग्राम से बताए थे, इसमें भी देखते हैं। देखिएगा ये हो गया, ये अपवर्तक सतह हम लोग का हो गया। देखिए आ रही है किरण, आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु पर हमें क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे, समझिएगा, खींच दिए, राइट। अब यहाँ से इस तरह आ जाएगी, यहाँ से इस तरह आ जाएगी आने वाली किरण। थोड़ा देखने में सोझ दिख रहा है लेकिन सोझ नहीं आती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपवर्तन में हम आप लोग को बताएं, इस तरह आने वाली किरण, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इस वाले लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसको जो विचलित हुई है इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है क्या बोलते हैं, आई मतलब आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच आर मतलब अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है अपवर्तन कोण कहलाता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है जो आपतन कोण आई होता है। ये था मेरा पूरा दोनों नियम प्रकाश के अपवर्तन के। देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश के आपतित किरण मतलब ये किरण, अपवर्तित किरण ये किरण, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है, एक ही समतल में। देख रहे हैं कि इसी क्या है, मेरा लाइन पर है, इसी लाइन पर है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है ये तीनों चारों क्या है, एक ही पर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तीनों एक ही समतल में। इसका कहने का मतलब डायग्राम में ये हो गया, राइट। दूसरा है कि दो माध्यमों एवं किसी विशेष कोण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसके लिए हम थोड़ा डायग्राम देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं। अगर अपवर्तन का नियम पूछ दिया तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस दोनों को नियम को लिखिएगा, राइट, और स्टार की चीज देकर नीचे भी लिख दीजिएगा। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, और इसको डायग्राम बना दीजिएगा। और खाली पूछा स्नेल का नियम किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को लिख देना है, तो मेरा स्नेल का नियम हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम। इसको लिख दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा, तो मेरा स्नेल का नियम पूरा हो जाएगा, राइट।
तो अब हम लोग चलते हैं स्नेल के नियम को थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझते हैं क्या कहना चाहता है। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्नेल के नियम के लिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। अगर स्नेल का नियम पूछ दिया एग्जाम में तो क्या कीजिएगा, अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा वाला नियम को लिख दीजिएगा, और अर्थात sin i बटा sin r बराबर 1 नियतांक लिख दीजिएगा, राइट। और मन होगा तो जो डायग्राम बनवाने जा रहे हैं इसको लिख दीजिएगा। खाली अगर पूछ दिया प्रकाश के अपवर्तन का नियम तो उस दोनों नियम को लिख दीजिएगा, और जो डायग्राम यहाँ पर हम बनाए थे उसको कर दीजिएगा। ये जो बनाने जा रहे हैं इसको नहीं बनाना है, राइट। देखिए स्नेल का नियम में क्या करता है, इसका डायग्राम देखते हैं। इस तरह हमारा कुछ हो गया, देखिएगा प्रकाश की किरण आ गई, जो किरण आती है आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर आती है उसे अभिलंब हम खींचते हैं, अभिलंब खींचती है, अपने पथ से विचलित हो गई। थोड़ा सा ये लग रहा है, देखिए मान लेते हैं इस तरह आ गई। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, राइट। ये आपतन बिंदु, सॉरी अभिलंब, ये आपतन बिंदु। देखिएगा यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर का माध्यम हम माध्यम 1 ले लेते हैं, माध्यम 1 है, और ये क्या है, माध्यम 2 है, माध्यम 1 है, माध्यम 2। देखिएगा अभी खाली समझिएगा, हम समझाएंगे कैसे क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक 1, निरपेक्ष अपवर्तनांक मेरा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब n1, और निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक n2। इसको समझिएगा कैसे क्या होता है। n1 का ये से निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, निरपेक्ष अपवर्तनांक n2, ये क्या कर रहा है समझिएगा। जैसे हम आपको अपवर्तनांक में पढ़ाएंगे n या म्यू, इन दोनों से सूचित किया जाता है हमें अपवर्तनांक है। मतलब n हमारा यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक है, राइट, अपवर्तनांक है। ये जो लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर ये लिख दिए, समझिएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे स्नेल के नियम से क्या होता है, sin i बटा sin r, क्या होता है, sin i बटे क्या हो जाता है हमारा, sin r हो जाता है, sin i बटा sin r बराबर लिख देंगे n21। अब आप लोग पूछेंगे सर n21 का मतलब क्या होता है। n21 कहने का मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये जो माध्यम 2 का अपवर्तनांक है माध्यम 1 के सापेक्ष का अपवर्तनांक है। मतलब इसका अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका हिंदी वर्ड इस तरह हम लोग लिखेंगे, राइट। तो देखिएगा साइन आई बटा क्या हो गया, साइन आर। n21 कहने का मतलब n2 बटा क्या हो जाएगा 1, सापेक्ष मतलब हम लोग बोलते हैं तुलना करना। मतलब माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होगा किसके सापेक्ष होगा, 1 के सापेक्ष होगा। मतलब माध्यम 2 का माध्यम क्या बोलेंगे हम लोग, माध्यम 2 माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये जो n21 है माध्यम 2 और माध्यम 1 का सापेक्ष का अपवर्तनांक है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 साइन आई हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा n2 साइन आर। इसे इस वाले जो समीकरण ये हमारा मिला है इसे क्या कहते हैं, स्नेल का व्यापक रूप। क्या बोलते हैं, स्नेल का व्यापक रूप। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह जोड़ देंगे तो और अच्छा लगेगा। स्नेल का सम्मिलित व्यापक रूप, व्यापक रूप है यह जो है स्नेल का सम्मिलित व्यापक रूप है, ये वाला अच्छे से याद रखिएगा। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो ये जो हम लोग का था ये है स्नेल का नियम एवं अपवर्तनांक। ये जो क्वेश्चन है इस बार जो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था, टॉपर वेरिफिकेशन, उसी वेरिफिकेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था कि स्नेल के नियम के लिए जो डायग्राम बनता है कैसे बनता है, इस तरह बनता है। इस बार जो हुआ था 2024 में टॉपर वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक लड़का से, राइट। वो जो था मतलब मेरे यहाँ ही ऑफलाइन कोचिंग किया था, यही क्वेश्चन टॉपर वेरिफिकेशन में पूछा था, राइट। तो ये था हम लोग का पूरा स्नेल के नियम से।
राइट। यहाँ से इस तरह हम भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 1 करने के बाद N2 बटा N1 तिरछा तिरछे गुणा कर दिए N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। इसका कहने का मतलब है माध्यम 2 माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। देखिए तब हम यहाँ पर लिख ही देते हैं कि N2 कहने का मतलब क्या होता है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक तो ये था इस तरह हम लोग का कुछ, राइट। तो ये था हम लोग का प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है स्नेल के नियम का सम्मिलित रूप है, व्यापक रूप है। क्या सम्मिलित व्यापक रूप है, राइट। कुछ दिक्कत तो ये वाला आप लोग को पूरा अच्छे से माइंड में रखना है। आज की क्लास यहीं तक होगा और इसको अच्छे से आप लोग याद करते चलिएगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। आई होप कि आज की क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो क्लास था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा भी पॉइंट दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, हम जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग से विदा लेते हैं। और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आप लोगों को क्या होता है, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब से क्या होता है, एक अंदर से मोटिवेशनल जगता है। जब मोटिवेशनल जगता है तो वो आप लोग का एक से वीडियो देने का मन करता है। तो चलते हैं अगले वाले वीडियो में, फिर से मिलते हैं आप लोग के लिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।